देखिए, लोकतंत्र में नेतृत्व के लिए जो गुण सबसे जरूरी होता है वो है जनप्रतिनिधि का शांत और कूल रहना। ऐसा इसलिए जरूरी है कि वो गुस्से या आवेश में आकर कोई गलत फैसला ना कर बैठे, जिससे सत्ता, सरकार, राज्य या प्रजा को कोई नुकसान उठाना पड़े। इसलिए आपने लोकतंत्र के जितने भी नायकों को देखा होगा, उन्हें आपने जरा सी बात पर गुस्सा करते हुए, उखड़ते हुए, गाली देते हुए, धमकाते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी शांति का गुण संभवतः लग ऐसा रहा है कि ममता बनर्जी में नहीं है। उन्हें गुस्सा बहुत आता है। वो खुद बंगाल में सबसे बड़े संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन इस पद की मर्यादा को ताक पर रखकर वो गालियां तक दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं। उन पर कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग के लिए, मतलब वो हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगते हैं। इसलिए देशहित में हमारा सवाल है कि क्या दीदी से डरना जरूरी है? আমার গাড়িতে দুমদাম মারছে, জোরে সর্দার, ডাকাতদের সর্দার। যেখানে যাবে টেনে নিয়ে আসবো। দিদি, ও দিদি, চুরি পরে ঘরে বসে থাকি না। দিদি, ও দিদি, ইলেকশন পর্যন্ত সহ্য করব, তারপর ইলেকশন হেরে গেলে আমি দেখব এই গুন্ডাগুলো কোথায় যায়, যেখানে যাবে টেনে নিয়ে আসবো। कैसे कहेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकतंत्र में भरोसा करती हैं, क्योंकि लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले चुनाव के बाद देख लेने की धमकी नहीं देते। লড়াই আমি করে নেব, শুধু ইলেকশনের সময়টা শান্ত থাকুন। कैसे कहेंगे कि ममता बनर्जी शांति और अहिंसा में विश्वास करती हैं, क्योंकि अहिंसा में विश्वास करने वाले हिंसा भड़काने वाले बयान नहीं देते। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি, ওরা গিয়ে যদি গায়ে গায়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভয় দেখায়, কেউ ভয় পাবেন না। আমি মরে যাইনি, আর আমি চুরি পরে ঘরে বসে থাকি না, এটা মা বোনেদের মনে রাখতে হবে। कैसे कहेंगे कि ममता दीदी लोगों को उकसा नहीं रही हैं, क्योंकि अगर उकसा नहीं रही होती तो ऐसे बयान क्यों देती? জানালো এই গদ্দারদের এত বড় সাহস, খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছি, সেটা দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি। আমার গাড়িতে দুমদাম মারছে, আমার গাড়িতে হামলা করছে, এত বড় সাহস। এখনো মনে করো আমি শুধু ইলেকশন বলে চেপে যাচ্ছি, তা নাহলে দেখে নিতাম এক একটার কত বড় চেহারা। कैसे कहेंगे कि दीदी महात्मा गांधी के आदर्शों को मानती होंगी, क्योंकि बापू के आदर्शों पर चलने वाले हिंसा और गाली गलौज नहीं करते। चुनावी राजनीति में ऐसे छुटभैया नेताओं की कमी नहीं है जो हिंसा के लिए उकसाते हैं, विरोधियों को गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। लेकिन दीदी जैसी दिग्गज नेता जो 10 साल से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार में रेल मंत्री रह चुकी हैं, क्या उन्हें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? জোরে সর্দার, ডাকাতদের সর্দার। क्या प्रधानमंत्री के लिए कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है? क्या एक मुख्यमंत्री का दूसरे मुख्यमंत्री को गुंडा कहना, उसके कपड़ों पर तंज कसना, ये कैसे संस्कार है? उत्तर प्रदेशের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে, কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। बंगाल में अभी 8 चरण में से सिर्फ 2 चरण के चुनाव हुए हैं, लेकिन 2 चरणों के चुनाव में ही ममता दीदी के कई रूप लोगों ने देख लिए। धमकी देने वाली ममता, गालियां देने वाली ममता, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाली ममता, चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों का अपमान करने वाली ममता। লড়াই আমি করে নেব, শুধু ইলেকশনের সময়টা শান্ত থাকুন। কারণ ইলেকশন পরিচালনা, আজকে দুঃখের সাথে বলছি, উইথ হাম্বল রিগার্ডস টু দ্য ইলেকশন কমিশন, ইলেকশন কমিশন পরিচালনা করছে না, করছে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। ममता बनर्जी की छवि को बीजेपी ने 3T मॉडल का नाम दिया है।
अब इस 3T मॉडल का मतलब क्या है, यह बताया गृह मंत्री अमित शाह। ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। ये 3V के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। अनुभवी नेता मुश्किल परिस्थिति में भी आपा नहीं खोते। चुनावी रण कितना भी भीषण हो, बड़े नेता मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते। वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, उसे देखकर कैसे कहेंगे कि वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली नेता है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोलकाता। मतलब अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री देख लेने की बात कहेंगी तो कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह के बयान दे रही है ममता बनर्जी, उससे लगता है कि शायद वो निरंकुशता के हर पैमाने पर खरी उतरने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमारा देश दृष्टिकोण ये है कि धमकी देने वाले नेता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंसा के लिए उकसाने वाले नेता लोकतंत्र के लिए अभिशाप की तरह हैं। और सत्ता के लिए अगर कोई व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा देता है, सत्ता के लिए अगर कोई व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा देता है, तो ऐसे व्यक्ति का राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देखिए, दीदी लोकतंत्र में कितना भरोसा रखती हैं, शांति और अहिंसा में कितना विश्वास करती हैं, गांधीवाद में कितना भरोसा करती हैं, ये उनके बयानों में झलकता है। हाल खासकर पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। इसके अलावा दीदी में एक और गुण है, ये गुण है तुष्टीकरण का। 2019 में दीदी खुलकर कह चुकी थी कि हाँ, मैं तुष्टीकरण करती हूं। और अब दूसरे चुनाव चरण के बाद दीदी खुलकर कह रही कि मुसलमानों को बंटना नहीं चाहिए। एक भी वोट अल्पसंख्यकों का बंटना नहीं चाहिए। एकजुट होकर वोट देने की अपील कर रही हैं ममता बनर्जी धर्म के आधार पर। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। नंदीग्राम के संग्राम में कल बुरी तरह हताश, निराश और गुस्से में तमतमाई दीदी ने आज बंगाल के मुसलमानों को संदेश दिया। दीदी ने मुसलमानों से अपील की कि एक भी मुस्लिम वोट बंटना नहीं चाहिए। बंगाल के करीब 30% मुसलमानों से दीदी की ये अपील असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता पीरजादा अब्बास के खिलाफ थी। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, মাথা ঠান্ডা করে কাজ করবেন। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে, এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। बंगाल में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं। कल नंदीग्राम में दीदी जिस तरह हताश, निराश और गुस्से से भरी थी, जिस तरह चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही थी, क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? वो संकेत था कि दीदी के लिए नंदीग्राम और बंगाल का संग्राम आसान नहीं है। इसका अंदेशा वो काफी पहले जता भी चुकी थी। হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? दीदी जानती थी कि ओवैसी और पीरजादा दोनों मुस्लिम ध्रुवीकरण के सबसे बड़े केंद्र हैं और दोनों मिलकर टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक का भयंकर नुकसान करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि दीदी ने इसलिए हिंदुओं को साधने की कोशिश की, मंदिरों के चक्कर काटे, चंडी पाठ किया, अपना गोत्र भी बताया। ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল, আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম।
সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। लेकिन कल नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की हंसी और दीदी का गुस्सा बता रहा था कि गोत्र की राजनीति ममता के ज्यादा काम नहीं आई। इसलिए दीदी ने कहा कि मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करना होगा, एक भी वोट नहीं बटे। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, মাথা ঠান্ডা করে কাজ করবেন। আর হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে, এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि दीदी ओवैसी को गाय क्यों कह रही हैं, तो जवाब उन्हीं के एक बयान में छिपा है। मई 2019 में दीदी ने कहा था, हाँ मैं मुस्लिम तुष्टीकरण करती हूँ, 100 बार ऐसा करूंगी। जो गाय दूध देती है उसकी दुलत्ती खाने से नुकसान नहीं होता। ममता के इसी बयान पर ओवैसी बंगाल में कह रहे हैं कि दीदी मुसलमानों को इंसान नहीं गाय मानती हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, गाय दूध देती है तो हम ले लेते हैं, लात मार के तो कबूल कर लेते हैं। ममता बनर्जी, हम गाय नहीं है, इंसान है, और इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को पानी की जरूरत है, इंसान को घर की जरूरत है, इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को स्कूल की जरूरत है, इंसान को कॉलेज की जरूरत है। मगर दीदी आपने क्या किया, आपने तो दूध भी पी लिया, मलाई भी खा ली। दीदी पर आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही उन्होंने टीएमसी के उस नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसने कहा था कि 30% मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएं तो 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি এগ্রি করে দেওয়া হয়, 4 পাকিস্তান তৈরি হবে, একটা পাকিস্তান। बीजेपी का आरोप है कि दीदी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही जय श्री राम के नारों पर गुस्सा दिखा रही थी। विशाल पांडे के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। सोचिए जिस तरह से ये आपने बयान सुना कि धार्मिक आधार पर वोटों को पोलराइज करने की, मतलब ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी कि सब एक होकर वोट करो, अल्पसंख्यक मुसलमान, मतलब मुस्लिम वोटों को एकजुट होने की वो अपील कर रही है। अगर उसी तरह से हिंदू वोटों को एकजुट होने की अपील की जाती कि 70% हिंदुओं एक हो जाओ, एक साथ मिलकर वोट करो, तो सांप्रदायिक कह दिया जाता, देश में सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता। देश में हमारा सवाल भी है कि भारत में ना ये एक तरफा सेकुलरिज्म कब तक चलेगा, मतलब अलग अलग चश्मा देखने के कि हिंदुओं एक हो जाओ कम्युनल है, मुसलमानों एक हो जाओ सेकुलर है। क्यों देश में एक ही चीज को देखने के 2 नजरिए हैं? असम में आप जानते हैं, ये खबर सबको पता है कि बीजेपी नेता की गाड़ी से ईवीएम मिलती है, हैरान कर देने वाली खबर, कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम क्या कर रही है भाई? विपक्ष ने हंगामा किया, होना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नंदीग्राम में, लेकिन ये तो आपने खबर सुनी, ये खबर सुनी कि नंदीग्राम में एक टीएमसी का कार्यकर्ता चुनाव आयोग का फर्जी अधिकारी बनकर घूमता पकड़ा जाता है। ये तो पता नहीं लगा होगा आपको, ऐसे कितने घूम रहे हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश चल रही है। टीएमसी के जो नेता हैं, ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने, टीएमसी का नेता चुनाव आयोग का अधिकारी बनकर फर्जी आई कार्ड के साथ घूम रहा था, पकड़ा गया। एक पकड़ा गया, सोचिए कितने होंगे। उस पर सन्नाटा, ये नहीं किसी को नजर आया। देशहित में हमारा विरोध है ना राजनीति के ऐसी दोहरे चरित्र से है, जो हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। असम की इस तस्वीर पर देश में हंगामा है और विपक्ष में हाहाकार। असम के पथरकंडी से बीजेपी विधायक कृष्णेंदु पाल की कार में ईवीएम और वीवीपैट मिली और विपक्ष चुनाव को झुठलाने लगा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगा। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो वो ईवीएम देवता की शरण में जाने की कोशिश करेगी। इस बार ईवीएम ने भी उसे नकार दिया है लगता है। ईसीआई भी बताए, आपको पूरे असम में कोई गाड़ी नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी ही मिली ईवीएम ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने पर देश में जितना हंगामा मचा है, उतनी चुप्पी इस तस्वीर पर है। ये तस्वीर नंदीग्राम में टीएमसी के कार्यकर्ता की है, जो कल चुनाव के वक्त चुनाव आयोग का अधिकारी बनकर घूम रहा था। उसे पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया।
लेकिन चुनाव आयोग को बदनाम करने वाली ये कोशिश किसी विपक्षी पार्टी को दिखाई नहीं दी। सभी का सवाल असम पर है कि बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम कैसे पहुंची। हम कितनी आसानी से कहते कि ईवीएम निकल गया किसी की गाड़ी के अंदर। इसी के रूल्स के मुताबिक आप ईवीएम्स किसी भी प्राइवेट गाड़ी में ले ही नहीं जा सकते। अगर मान लो ऑफिशियल गाड़ी खराब हो भी गई, तब एक बैकअप गाड़ी होती, पुलिस गाड़ी होती, वो थी नहीं, और वहीं पर कोइंसिडेंटली बीजेपी की गाड़ी आ जाती। तो आइए चुनाव आयोग से ही सुनिए कि असम में चुनाव के बाद ईवीएम और वीवीपैट बीजेपी उम्मीदवार की कार में क्या कर रही थी। चुनाव आयोग ने कहा कि असम के रताबरी में पोलिंग पार्टी की एक कार का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद रात 9:20 पर पोलिंग पार्टी ने एक गाड़ी से मदद मांगी। कार रुकी तो पोलिंग पार्टी उसमें सवार हो गई। रात 11 बजे कनईशील में भीड़ ने कार को घेर लिया। भीड़ ने कार पर पत्थर फेंके, गाड़ी को बढ़ने नहीं दिया। करीब 50 लोगों ने पोलिंग पार्टी को बंधक बना लिया था। ईवीएम सीलबंद है, उससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। ईवीएम और वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि टीम को मालूम नहीं था कि जिस कार से पोलिंग पार्टी ने मदद मांगी वो बीजेपी उम्मीदवार की है। चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और सवालों के सियासी सूरमाओं के सूपड़े सूझ रहे हैं। उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि जनता क्या जनादेश देने वाली है, तो इसलिए हताशा और निराशा बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। 4 निर्वाचन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिस बूथ की ईवीएम बीजेपी नेता की गाड़ी में मिली थी, उस पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब उस बूथ पर दोबारा चुनाव होगा। आगे बढ़ते हैं देश हित की एक और बड़ी खबर। बुर्का वाला आतंकवादी बीते 24 घंटे से कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बुर्के वाले आतंकवादी की बात हो रही थी। गुरुवार को श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले में बुर्के वाले आतंकवादी की अहम भूमिका थी। आपको ये जानकर अब खुशी होगी कि आज सुबह पुलवामा एनकाउंटर के दौरान बुर्के वाले आतंकवादी समेत 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। इसी तरह हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 24 घंटे के अंदर श्रीनगर आतंकवादी हमले का बदला ले लिया। आतंकवादी अल बद्र और लश्कर तैयबा से जुड़े थे। कश्मीर में आतंकवाद के ठिकाने को जलते देखिए। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कश्मीर में आतंकवादियों को पनाह देने वाली हर इमारत उड़ा दी जाएगी। ठीक इसी तरह इस घर में 3 आतंकवादी छिपे थे जो गुरुवार को श्रीनगर में बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर हमले के बाद भागकर पुलवामा आ गए थे और इस घर को ही उन्होंने अपना ठिकाना बनाया था। सुरक्षा बलों ने न सिर्फ उन 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया, बल्कि आतंकवाद के आशियाने को भी उड़ा दिया। कल दिन में नौगांव श्रीनगर में बीजेपी के एक लीडर के घर पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे, बाद में शहीद हो गए। उसके बाद श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस एक लीड को लेकर परस्यू किया। उस करने के दौरान में पुलवामा से हम लोग एक इस्फाक नाम के OSW को अरेस्ट किए। उसको पुलवामा थाना में इंट्रोगेट किया गया। इंट्रोगेट करने के बाद उन्होंने 2 आदमी का और नाम दिया। उसको अरेस्ट करके हम लोग फिर इंट्रोगेट किए तो फर्दर पता चला कि घाट मोहल्ला काकपुरा में जो एक नवाज डार है, उसके घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी CRP पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला और रात में 4:35 पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया, फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। चूँकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना दिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा। लोगों को हम लोग निकाले और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। बुर्का वाला आतंकवादी मारा गया। पुलवामा के काकापोरा में मारे गए आतंकवादियों के नाम सुहेल, यासिर और जुनैद हैं। ये तीनों इसी साल आतंकवादी संगठन में शामिल हुए थे।
सुहेल ही बुर्का वाला आतंकवादी था जो गुरुवार को बीजेपी नेता अनवर खान के घर पहुंचा था। वो बुर्के में था, दरवाजा खटखटा रहा था। उसने महिला की आवाज में बात की थी और जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजा खोला तो आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। जैसा कि हम कल आप लोगों से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था और 2 का सीसीटीवी फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे, और सुहेल लॉन बुर्का पहन गया था खीरू वाला। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर आतंकवादी हमले का बदला 24 घंटे के अंदर ही ले लिया। एनकाउंटर के दौरान कुछ लोग सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने लगे, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग थे। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीनगर। नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। कोविड लौट रहा है और इस बार बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए देशहित में कोविड पर चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। चिंताजनक बात यह कि कोविड के फैलाव के बावजूद लोग सतर्क नहीं हो रहे, सावधानी नहीं बरत रहे। देश में कल 72,000 कोविड मरीज थे, आज 81,000 के पार है। 469 लोग एक ही दिन में मर गए। दिल्ली में भी संक्रमण तेजी से बढ़ा है, एक दिन में 3,500 से ज्यादा केसेस आए। महाराष्ट्र में हालात डरावने, पूरे देश के आधे मरीज महाराष्ट्र में। लेकिन ये चिंता सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हर जगह हालात खराब। छत्तीसगढ़ में तो अब ये हालत है कि शमशान में जगह नहीं मिल रही। कोरोना को कंट्रोल से बाहर जाते देख तमाम बैठकें की जा रही हैं। केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की है। उधर महाराष्ट्र में अलग बैठक हुई है, दिल्ली सरकार ने भी बैठक की है, यूपी में भी बैठक हुई है। मतलब ये कि सरकार को हालात की गंभीरता का अंदाजा है, लेकिन देश की जनता, हम और आप, अपनी जवाबदेही क्या समझ रहे हैं? एक बात आपके लिए समझनी जरूरी कि इस बार का कोरोना बच्चों में तेजी से फैल रहा है, इसलिए दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक स्कूलों को फौरन बंद करने का फैसला किया गया है। सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट, आमिर खान, आर माधवन, कार्तिक आर्यन, परेश रावल, फातिमा शेख, पप्पी लाहिड़ी। कोविड के सेकेंड वेव में इन सबको संक्रमण हो गया है। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सलमान खान, संजय दत्त और मलाइका अरोड़ा। कोविड के खतरे से पहले सबने वैक्सीनेशन ले ली है, क्योंकि 2021 के अप्रैल में कोरोना का स्पीड मार्च शुरू हुआ है। कोविड को काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है, लेकिन कोविड संक्रमण की रफ्तार थमती नहीं। स्थिति तो ठीक नहीं है और खतरे की घंटी तो बज रही है कि हमारे केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। और अगर हम देखें तो जो हम कहते हैं रेट ऑफ राइज वो ज़्यादा स्टीप है। पहले 80,000 केसेस पहुंचने में हमें कई हफ्ते लगे थे, इस दफ़ा कुछ दिनों में ही हमारे केसेस एकदम इतने बढ़ गए हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है। कोविड के संक्रमण की रफ्तार ऐसी है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य की सरकारें चौकन्नी हो चुकी हैं। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठक की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार मंथन कर रही है ताकि कोविड के बढ़ते कदम को फौरन काबू में किया जा सके। एहतियातन दिल्ली में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, जिसमें हम हमेशा कहते हैं टेस्ट, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन, उसको बहुत एग्रेसिवली अब किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन्स बनाने की ज़रूरत है वहाँ कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल
खरगोन, छिंदवाड़ा समेत 4 जिलों के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन शुरू हो गया है। तो पूरे शहर में अनावश्यक आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक है। केवल जो लोग वैक्सीनेशन के लिए निकल रहे हैं या आवश्यक कार्य के लिए निकल रहे हैं उनको ही निकलने की परमिशन है। बाजार जो है वो पूरी तरीके से बंद कराए गए हैं। शाम को 5 बजे के बाद जो है वो बाजार खोले जाएंगे। अभी केवल आवश्यक सामग्री की दुकानें ही खोली गई। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन ने आज जो है अघोषित तौर पर लॉकडाउन की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के इलाके में तो कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में 7 दिनों तक तकरीबन सब कुछ बंद रखने का फैसला किया गया है कि अगले 7 दिनों तक पुणे शहर में, पुणे जिले में, कंप्लीट जिले में हर प्रकार के मॉल्स और सिनेमा हॉल ये कंप्लीटली बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, हर ईटिंग पॉइंट, बार ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मात्र यहाँ से होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा के दी जाएगी। स्कूल कॉलेजेस 30 अप्रैल तक बंद हैं, लेकिन 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी की जाएगी। इससे पता चलता है कि देश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार और प्रशासन कितने चौकस है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसके कारण संक्रमण फैल रहा है। और इस लापरवाही का ठीकरा नेता एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की वसूली सरकार ने अपनी विफलता को छुपाने के लिए पुणे शहर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इनके मन में आए वे घोषणा करते हैं। आप ही के साथी दल के नेता कह रहे हैं पहले गरीबों के अकाउंट में पैसे डाले, उन्हें कोई पैकेज दे, उसके पश्चात लॉकडाउन की घोषणा करें। इनके मन मर्जी जैसा आएगा उस प्रकार से फैसले ये लेते हैं। महाराष्ट्र ने तो दिखाया है एक नया रास्ता, नई दिशा, नया मार्गदर्शन। हमेशा महाराष्ट्र करता है देश की राजनीति को, तो महाराष्ट्र ने जो करके दिखाया है वो राष्ट्रीय स्तर पर होने की जरूरत है। संक्रमण के फैलाव पर सियासत राज्य में ही नहीं हो रही। बीजेपी की विरोधी पार्टियां पूरे देश में कोविड की वापसी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाती दिख रही हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ चिंता की बात है। 82,000 केस आज आ गए और आपने जैसा कि कहा 97 हाईएस्ट रहा है अगर, तो ये तो कल परसों के अंदर फिर शायद हो सकता है कि इस आंकड़े को पार कर जाए। तो पूरे भारत के अंदर मैं समझता हूँ इसका खतरा है कि हमें पैनिक की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। हमें जो है वो पूरी तरह से एहतियात की ज़रूरत है और किसी तरह से हताशा और निराशा और हाहाकार की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है, मैं वैक्सीनेशन अभी सरकार ने भी कहा है कि हर दिन होगा, बिना छुट्टियाँ भी ख़त्म की गई हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है ये भारत में सबसे बड़ी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। बेशक घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी की दरकार है और वो सावधानी हर देशवासी को अपने स्तर पर बरतनी होगी, वरना 2021 का कोविड पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कहते हुए भी सुना, जहां इस नंबर को 81,000 केसेस पहुंचने में हफ्तों बीत जाते थे, अब दिनों में भारत यह आंकड़ा पार कर रहा है। और जानते हैं इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह गरज आहे। लॉकडाऊन करणार का, हा प्रश्न अजूनही मी उत्तर देत नाही, पण साधारणतः आत्ताची परिस्थिती काय आहे ह्याची कल्पना आपल्याला देण्याची मला पुन्हा एकदा गरज वाटते। जेव्हा ही परिस्थिती निर्माण झाली, किंबहुना कोविडची साथ सुरू झाली, आपल्याला पूर्ण माहिती आहे आपल्या राज्यामध्ये फक्त 2च ह्या विषाणूंची चाचणी जिथे होऊ शकते अशा प्रयोगशाळा होत्या। एक मुंबईमध्ये कस्तुरबा आणि दुसरी पुण्याला NIVची। आज त्या दोनाच्या जवळपास आपण 500 पर्यंत चाचण्या करणाऱ्या संस्था किंबहुना लॅब्स तयार केलेल्या आहेत। मुंबईमध्ये सुद्धा आपण दर दिवशी साधारणतः 50,000 चाचण्या आज करतो आहोत। गेल्या काही दिवसात म्हणजे मला जी माहिती सगळी माझ्याकडे आलेली आहे
त्याच्यात महाराष्ट्रामध्ये जी आपली क्षमता होती 75,000 चाचण्या दर दिवशी करण्याची, ती आपण वाढवून जवळपास 1,82,000 पर्यंत नेलेली आहे. 1,82,000, 75,000 ते 1,82,000 इथपर्यंत आज आपण रोजच्या चाचण्या करतो. येत्या काही दिवसात ही संख्या आपल्याला 2.5 लाखावर न्यायची. 2.5 लाख चाचण्या दर दिवशी महाराष्ट्रामध्ये लवकरात लवकर आपण करणार आहोत. आणि याही चाचण्या ते रॅपिड अँटीजेननी नाही, तर त्याचं जे प्रमाण आहे, केंद्राची जी काय मार्गदर्शक तत्व आहेत, की साधारणतः 70% चाचण्या ह्या RT-PCR ह्या पद्धतीने झाल्या पाहिजेत. आता माझ्यापेक्षा सर्वांनाच माहिती झालेलं नेमकं RT-PCR म्हणजे काय, रॅट म्हणजे रॅपिड अँटीजेन टेस्ट म्हणजे काय. RT-PCR अचूकताही अधिक असते, अधिक चांगली असते. म्हणून आपलाही आणि केंद्राचाही आग्रह तोच आहे की जेवढ्या चाचण्या आपण करतो त्याच्यात किमान 70% चाचण्या ह्या RT-PCR असायलाच पाहिजेत. आणि त्याच पद्धतीने आपला महाराष्ट्र जेव्हा 75,000च्या आसपास चाचण्या करत होता त्याही वेळा तेव्हा त्याच टक्क्यात RT-PCR करत होता. आज जवळपास 1,82,000 करतोय, त्याच्यातही 70% RT-PCR आहेत. उद्या 2.5 लाख झाल्यानंतर, 3 लाख झाल्यानंतर सुद्धा आपण ह्या चाचण्या RT-PCRच अधिक ठेवणार आहोत. म्हणजेच काय की आपण कुठेही दर्जाची तडजोड करत नाही आहोत, अजिबात करत नाही आहोत आणि करणार नाही. एक तर पहिली गोष्ट अशी आहे की काहीही आपण लपवत नाही आणि लपवणार नाही. एक सुद्धा रुग्ण आपण लपवलेला नाही आणि लपवत नाही आहे. आणि म्हणून जी महाराष्ट्रातली जी परिस्थिती आहे ती सगळ्यांना जरी धक्कादायक वाटत असली तरी आपण सत्य काय आहे हे लोकांसमोर अगदी जसंच्या तसं ठेवतो आहोत. मग काही जण मला म्हणतात की इतर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आप कहते हुए सुन रहे हैं, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लॉकडाउन से आर्थिक स्थिति और खराब होगी, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ते हुए एक तरफ आर्थिक हालत को देखते हुए लॉकडाउन फिजिबल नहीं लगता, दूसरा जनता के लिए भी, जनता के हित में भी लॉकडाउन फिलहाल नहीं है. लेकिन केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि चिंता है और इस चिंता की बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ऊब चुके लोग अब कई बार लापरवाह हो जाते हैं. मास्क नहीं पहनने वाले तरह तरह के बहाने भी बनाते हैं. शहर हो, बाजार, गली मोहल्ले, हर जगह भीड़ लगी रहती है. इन चुनावी रैलियों की भीड़, आप समझिए चुनावी रैलियों में जो भीड़ देखने को मिल रही है उससे तो लोग और भी बेपरवाह हो रहे हैं. लेकिन इस बार के संक्रमण को लेकर 2 बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी. पहली तो ये कि कुछ लोग वैक्सीन लेने के बाद लापरवाह हैं और कोविड के SOP का वो पालन नहीं कर रहे. दूसरी बात यह कि इस बार का कोरोना बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है. मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा ने थोड़ी देर पहले एम्स के डायरेक्टर, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर से सवाल पूछे, उनका जवाब सुनिए. बच्चों को ज्यादा हो रहा है इस बार कोरोना, कई रिपोर्ट्स है नवजात बच्चों को हुआ है, बच्चों को ज्यादा हो रहा है क्या कोरोना इस बार? कोरोना जो इस बार अभी हम जो डेटा आ रहा है वो यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा हो रहा है. यंगर एज ग्रुप में यानी कि जो टीन्स हैं या 20 से 30 साल की उम्र वाले लोग हैं, बच्चों में भी कोरोना हो रहा है क्योंकि बच्चों में कुछ हद तक इससे पहले हम उनको प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, घर के अंदर रख रहे थे, बहुत ध्यान रख रहे थे. अब इतने वो प्रिकॉशंस नहीं रखे जा रहे और बच्चों में अभी तक इतनी इम्यूनिटी नहीं है. एक अच्छी बात यह है कि बच्चों में जो वायरस है वो माइल्ड इलनेस करता है और इसलिए बच्चों में रिकवरी भी जल्दी होती है, वो इन्फेक्शियस रहते हैं. और बच्चे जो हैं ज़्यादातर ICU में नहीं पहुंचते और डेथ रेट जो है बच्चों में बहुत कम है. दुनिया के 14 मुल्क ऐसे हैं जहां 18 साल से ऊपर सभी को वैक्सीन दी जा रही है, सबको वैक्सीन दी जा रही है जो भी 18 साल से ऊपर है. हमारे यहाँ अगर अलार्मिंग सिचुएशन है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे यहाँ 45 साल से ऊपर को दी जा रही है, दुनिया में 18 मुल्क हैं 18 ईयर्स अबव वैक्सीन. हम क्यों नहीं कर रहे हैं वो चीज़, या करनी चाहिए? तो उन मुल्क और हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा अंतर है और वो अंतर है हमारी आबादी. अगर हम 18 साल से उम्र वाले लोगों की बात करें तो वो लगभग 97 करोड़ के करीब है. अगर हम कहें लगभग 1 बिलियन के करीब है तो हमें 2 बिलियन डोजेज चाहिए होंगे सब लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, क्योंकि 2 डोजेज लगते हैं. इतने डोजेज अगर हम सारे दुनिया के वैक्सीन भी मिला के यहाँ पे ले आएँ तो भी शायद इतने डोजेज नहीं होंगे. तो हमें ये समझना चाहिए कि क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, हमें इतने ज़्यादा डोजेज चाहिए.
अभी भी अगर हम 45 साल से ज़्यादा उम्र से ज़्यादा लोगों की बात करें तो वो कोई 37 से 40 करोड़ लोग बनते हैं। तो 80 करोड़ डोजेज हमें चाहिए, 800 मिलियन हो गए। तो इतने डोजेज अगर हमारे पास नहीं हो तो हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जब तक ये डोजेज नहीं अवेलेबल हो। आपसे एक सवाल है कि आप चाहते हैं देश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ जाए? क्या कोई ऐसा सोच सकता है? सपने में भी नहीं। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से हमारा देश रोज एक एक कदम लॉकडाउन की तरफ बढ़ता दिखता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में पड़ताल की और आप खुद देखिए और समझिए कि कोविड के खतरे को लेकर लोग सब कुछ जानते हुए भी कितनी लापरवाही बरत रहे हैं और उनकी इस लापरवाही का खामियाजा कैसे पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। ये मुंबई है, उसी महाराष्ट्र की राजधानी जिस सूबे में पूरे देश के 1/3 कोविड मरीज हैं। यहां का हाल देखिए। मुंबई के अगर 3 सबसे ज़्यादा भीड़ वाले बाज़ारों की हम परिकल्पना करें तो उसमें क्रॉफर्ड मार्केट का नंबर 1 आता है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट का ये वो हिस्सा है जहां कई सारे चीज़ें मिलते हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान यहाँ बाज़ार बेहद धीमा था, लेकिन अब बाज़ार कुछ अलग अलग तेज़ी से चल रहा है। लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ साथ कई चीज़ों की हिदायत दी गई है। अब आपको मुंबई के ही दादर सब्जी मार्केट का हाल दिखाते हैं। कोरोना ने अभी सभी को फिर से एक बार डराया है, दूसरी लहर आ चुकी है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 8000 का आंकड़ा पार हो चुका है और दूसरी तरफ मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये दादर की सब्जी मंडी है, सब्जी मार्केट है, जहाँ पे हम हर बार दिखा रहे कि यहाँ पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है। जो सब्जी हम घर लेके जा रहे हैं वही सब्जी जिससे आप ले रहे हैं उसने मास्क पहना है क्या, वो कोरोना से सुरक्षित है क्या, ये कोई नहीं देखता है। और इस प्रकार से अगर यही स्थिति रही तो हम कोरोना से नहीं बच सकेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती इलाके की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बस स्टैंड पर लोग बेखौफ बिना मास्क के दिख रहे हैं। अमरावती में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अमरावती में जो है वो 15 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अभी जो है वो अनलॉक हो चुका है। यहाँ पे जो देखा जाए तो नागरिकों को आने जाने के लिए जो है छूट दी चुकी है। मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ अमरावती के बस स्टैंड में और बस स्टैंड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कुछ बस स्टैंड से आने जाने वाले लोग हैं वो बिना मास्क मतलब बगैर मास्क के जो है वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों का यही हाल है। लोग या तो मास्क पहन नहीं रहे या गलत तरीके से पहन रहे हैं और पूछने पर तरह तरह के बहाने बनाते दिख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके लापरवाही जो है लोगों के द्वारा अभी भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम करोल बाग मार्केट में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दुकान के बाहर जो लोग हैं वो किस तरीके से लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। कुछ बुजुर्ग हैं, साथ में कुछ युवा भी खड़े हैं, लेकिन जो है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी और यही कारण है कि कोरोना के मामले रफ्तार से दिल्ली में बढ़ रहे हैं। अब कर्नाटक चलते हैं। आईटी सिटी बेंगलुरु में पढ़े लिखे लोगों के बीच कोविड के खतरे पर कितना अटेंशन है, देखिए। कर्नाटक में कोरोना की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। आज से 20 दिन पहले जहां कोविड पॉजिटिव मामले 300 से 400 के पास थे, 20 दिनों के अंदर ये स्थिति 10 गुना ज्यादा बढ़ी है। 2906 मामले सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु से हैं। बेंगलुरु के अलावा कलबुर्गी, बिदर, तुमकुरू, मैसूरू वैसे जिले हैं जो अधिक प्रभावित हैं। तो सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.